डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा आज पुनः आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। लंबे अरसे तक ये वीडियो बनना बंद था और अब मैं निरंतर इस पर कार्य करूँगा। आप लोग पढ़ रहे थे नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड में 9 जो पद हैं वो आप पढ़ चुके हैं और 10वें पद को लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। नागमती वियोग खंड में जहाँ से आज का वर्णन है वो वर्णन मूल रूप से पूस महीने से है। पूस के पहले के जितने भी माह हैं सबका उल्लेख किया जा चुका है। और आप सारे लोग जानते हैं, आपको पूर्व के व्याख्यान में बताया गया है कि जब राजा रत्नसेन अपनी पत्नी पद्मावती ये नागमती का परित्याग करके पद्मावती की प्राप्ति के लिए चला गया है, तो यहाँ नागमती लगातार वियोग को झेल रही है। कवि ने 12मासा शैली में इसका वियोग वर्णन किया है। यह भी मैं बता चुका हूँ कि वियोग वर्णन की जो परंपरा रही है हिंदी में, उसमें यह अभिनव प्रयोग है। एक तो 12मासा शैली का प्रयोग है, फारसी की वहात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। उसके बाद बहुत ही सुंदर वर्णन, बहुत ही सरस, बहुत ही रियलिस्टिक वर्णन है कि रानी का जो रानित्व है दरअसल वो उसके वियोग पर हावी नहीं हो रहा है। एक सामान्य स्त्री की भांति उसके वियोग का वर्णन कवि ने किया है। भूमिका में सारी बातें पूर्व में बता दी गई थी, इसलिए हम भूमिका पर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आपको पद पर लिए चलें। आज हम जिस पद की व्याख्या करेंगे वो पद संख्या 10 है। इसमें पूस का वर्णन है कि पूस महीने जो वस्तुतः शरद ऋतु है, इसका किस प्रकार से, शीत ऋतु है जिसका किस प्रकार से प्रभाव नायिका पर पड़ रहा है, उसका उल्लेख कवि ने बड़े सुंदर ढंग से किया है। आप देखेंगे इस प्रकार यहाँ कि पूस जाड़ थर थर तन कापा। पूस के महीने में नायिका जो है ठंडक के कारण प्रभावित हो रही है और शरीर जो है वो थर थर काँप रहा है। बहुत ही स्वाभाविक है कि पूस में जहाँ पर ठंडेपन की अतिशयता हो जाती है और नायिका काँप रही है, अकेलेपन को भी झेल रही है, कोई साथ है नहीं, और इसके कारण भी ये दशा और भी दारुण है। पूस जाड़ थर थर तन काँपा सूरज, ये सूरज शब्द का प्रयोग किया गया है सूर्य के लिए। सूरज जाए लंका दिशि चापा, दरअसल जो भारतीय मिथक है उसका प्रयोग कवि ने किया है और बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से किया है कि जाड़े के इस माह में जो सूर्य है वो दक्षिणायन हो जाता है। कवि ने इसका प्रयोग किया है कि ये जो ऋतु है शीत ऋतु, इसमें ठंडक इतनी अधिक बढ़ गई है कि सूर्य भी स्वयं को बचाने के लिए दक्षिण की तरफ चला गया है। नायिका ने जो महसूस किया है कि सूर्य के दक्षिण की तरफ जाने के बाद जो ऋतु है वो और भी ज़्यादा प्रभावी हो गया है और भी ठंडक बढ़ गई है कि सूरज जाए लंका दिशि चापा, दक्षिणायन हो गया है सूर्य, लंका की ओर सूर्य चला गया है। कवि ने इसका यहाँ वर्णन इस रूप में किया है। आगे वो कहते हैं, नायिका कहती है कि बिरह बार दारुण भासियो। विरह की मात्रा और भी अधिक बढ़ गई है। मौसम की जो प्रतिकूलता है, इस प्रतिकूलता के कारण नायिका को और भी अधिक उसके प्रियतम, उसके पति रत्नसेन याद आ रहे हैं और मौसम की इस प्रतिकूलता में उसके वियोग की दशा और भी अधिक उद्दाम हो गई, और भी अधिक बढ़ गई है। कवि ने साफ लिखा है कि बिरह बार दारुण भा सियु मतलब शीतलता, सियु मतलब ठंडक, वो और भी अधिक उसे प्रभावित कर रहा है और विरह की मात्रा जो है वो और भी अधिक बढ़ गई है। कभी कभी मरऊँ, कभी कभी का अर्थ होता है काँप काँप कर, मरऊँ ले हरि जियो, हरि का अर्थ यहाँ हरना है, लेना है, वापस ले जाना है। यहाँ कवि ने वर्णन किया है कि कभी कभी मरऊँ ले हरि जियो। ऐसा परिलक्षित हो रहा है कि ये जो शीत ऋतु है, ये जो पूस का महीना है जिसमें ठंडक की अतिशयता है, लग रहा है कि जीवन का ही ये हरण कर लेगा और नायिका नहीं बचेगी, इस तरह से वो महसूस कर रही है। कवि ने अत्यंत स्वाभाविक रूप से इसका वर्णन किया है। आगे आप देखेंगे कि वहात्मक शैली में नायिका की मरण दशा या वियोग की चरम अवस्था दिखाई पड़ती है। आगे नायिका कहती है कि कंत कहाँ, कंत का अर्थ यहाँ पति है, कंत कहाँ लागों वही हियरे, उसी जगह पर इनका हृदय लगा हुआ है जहाँ पर कंत, जहाँ पर प्रियतम, जहाँ पर रत्नसेन है,
उसी जगह पर इनका ध्यान लगा हुआ है। और आप देखेंगे कि इसमें जो नायिका है लगातार अपने प्रियतम का बाट जोड़ रही है, मार्ग जोड़ रही है, वो इंतज़ार कर रही है प्रियतम के आने का, जिसके कारण बहुत ही साफ वर्णन है कि कंत कहाँ, ये प्रियतम कहाँ है, कहाँ चले गए। हृदय वहीं पर नायिका का लगा हुआ है। और पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, पंथ अपार है, मार्ग बड़ा ही दुर्गम है। समुद्र को पार करके, जंगलों को पार करके जो रत्नसेन पद्मावती की प्राप्ति के लिए गया है, यह मार्ग असूझ है, यह मार्ग दुष्कर है, ये समुद्र और जंगलों को पार करता हुआ मार्ग है। इसलिए नायिका उसे देख भी नहीं सकती, नायिका वहाँ पहुँच भी नहीं सकती है। और इस तरह से ये नज़दीक नहीं है, ये निकट नहीं है, ये नियरे शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, पंथ अपार है, दुर्गम मार्ग है, नज़दीक नहीं है कि वो सूझ जाए, वो दिख जाए। इसलिए नायिका और भी अधिक वियोग को झेल रही है। वर्णन आगे है कि सौर सपेती, सौर सपेती आवे जूड़ी। सौर का अर्थ यहाँ चादर है और सपेती का अर्थ होता है उजला। जो उजली चादर है ये प्रतीक है यहाँ कफन का। ये जो नायिका जब उजली चादर को, रजाई को ओढ़ती है जिसमें जो उजले रंग का है, तो इस सौर सपेती को देख करके नायिका को और भी जूड़ी आ रहा है। जूड़ी मतलब बुखार आना, ज्वर आना, उसे देखकर और भी अधिक परेशान हो जाती है। सौर सपेती, सौर सपेती आवे जूड़ी, जूड़ी मतलब ज्वर आना। नायिका और परेशान हो जाती है जब वो सफ़ेद वस्त्रों को देखती है। उसे निश्चय ही महसूस होने लगता है कि ये कफन है हमारा, जो ज़िंदगी के समापन के बाद मिलता है। ये इस रूप में इसका उल्लेख है। आगे है कि सौर सपेती आवे जूरी, जानहु सेज हिमंचल बुरी। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सेज जिस पर नायिका वियोग दशा में शयन कर रही है, सो रही है, ये हिमालय की कंदराओं में, बर्फ़ की कंदराओं में डाल दिया गया है। ये सेज जिस पर सफ़ेद वस्त्र बिछे हुए हैं, ओढ़ने के भी सफ़ेद वस्त्र है, ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ के खोह में, हिमालय के खोह में ये बिस्तर डाल दिया गया है और नायिका अतिशय ठंडक को महसूस कर रही है। कवि ने इस रूप में यहाँ इसका वर्णन किया है। आगे जो वर्णन है ये जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखेंगे कि चकई निसी बिछुरे दिन मिला। जो चकई पक्षी है वो श्रापित है कि दिन में वो बिछुड़ जाता है, ये रात में वो बिछुड़ जाता है, अपने प्रियतम से अलग हो जाता है, पर दिन में उसकी मुलाकात हो जाती है। पर यह जो नायिका यहाँ नागमती है, वो नायिका, इस नायिका की वियोग दशा जो है वो तो चिरस्थायी है। न दिन में मिलन, न रात में मिलन, दोनों अवस्थाएं समान है। इसलिए कवि ने इस रूप में इसका वर्णन किया है कि चकई निसी बिछुरे दिन मिला। चकई जो रात में बिछुड़ जाता, निसी का अर्थ यहाँ रात है, जो रात में बिछुड़ जाता, दिन में उसकी मुलाकात उसके प्रियतम से तो हो ही जाता है। लेकिन नायिका की दशा और भी अधिक दारुण है। लिखा है कवि ने कि हाँ दिन रात बिरह कोकिला। ये बिरह कोकिला शब्द का प्रयोग जो किया गया, इसमें रूपक अलंकार है। बिरह कोकिला, बिरह जो है वो कोकिला के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। कवि ने साफ लिखा है कि हाँ दिन रात, हाँ मतलब हम, दिन रात जो हैं बिरह की कोकिला, अर्थात बिरह की दशा में वह कोकिला बने हुए हैं जो अपने प्रियतम से बिछुड़ चुका है, अलग हो चुका है, और दिन रात ये पीऊ पीऊ की रट लगाती रहती है और प्रियतम के अभाव को इस प्रकार से वो महसूस कर रही है। आगे जो कवि ने वर्णन किया है कि रैन अकेली साथ नहीं सकी। रैन मतलब रात, रात जो है उसमें अकेली नायिका रह रही है। रैन अकेली साथ नहीं सकी, साथ में कोई सखी भी नहीं है, साथ में कोई सहायक भी नहीं है, प्रियतम भी नहीं है। इसीलिए इस अकेलेपन को जो जीने के लिए नायिका नागमती अभिशप्त होती है, उसकी उस दशा का कवि ने बड़ा ही शानदार, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही यथार्थ वर्णन किया है कि रैन अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए, कैसे जिए बिछोही पंखी। बिछोही का अर्थ होता है वियोगी, वियोगिनी। ये वियोगिनी पंछी जो जिसका जोड़ा बिछुड़ चुका है, जिसके प्रियतम प्रदेश में है,
और ये प्रोषित पत्रिका नायिका है। नायिकाओं के जो कई प्रकार बताए गए, इसमें ये प्रोषित पत्रिका नायिका है जिसके प्रियतम गए पर वापस आने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है कि वे कब लौटेंगे। इसलिए प्रोषित पत्रिका नायिका साफ कहती है कि कैसे जिए बिछोही पंछी। पंछी जो अकेले है और उसके प्रियतम साथ में नहीं है, यह प्रतीक है कि नायिका नागमती यहाँ एक बिछड़े हुए पंछी के समान है जिसके प्रियतम साथ में नहीं है। कवि ने यहाँ इस रूप में इसका उल्लेख किया है। आगे वर्णन है कि बिरह सचान, ये बड़ा शानदार अर्थ है कि बिरह सचान, सचान का अर्थ होता है बाज। बिरह जो है वो बाज का रूप धारण कर लिया है। बिरह के अपनी दशा में आप कहें तो चरम में चला गया है। बिरह सचान का रूप, बाज का रूप धारण कर लिया है। बिरह सचान भय तन जारा, जारे के इस महीने में जो वियोग है वह सचान के रूप में है। इस प्रकार से भी व्याख्यायित किया जा सकता है कि दरअसल ये जारा जो है वो सचान का रूप धारण कर लिया है जब नायिका वियोग की अवस्था में है, अर्थात ऐसा बाज जो इस वियोगिनी पंछी को खा जाने के लिए तत्पर है और कटिबद्ध है, वो उसे खा जाना चाहता है। नायिका ने यहाँ इस रूप का वर्णन नायिका के बहाने कवि ने किया है। आगे देखेंगे, बिरह सचान भय तन भयउ तन ग्यारा, जियत खाए, जियत खाए मुँह नहीं छारा। ये कैसा खतरनाक बाज है जो जब तक जीवित है तब तक वो खाता ही रहेगा, मरने के बाद भी वो नहीं छोड़ेगा, मरने के बाद भी उसकी लाश को उसको मुक्त नहीं करेगा। इसीलिए ये बिरह या ये जारा दोनों का उल्लेख हो सकता है इस सचान के रूप में। तो किस प्रकार से नायिका अभिशप्त है इसे झेलने के लिए कि ये मरते हुए भी नहीं छोड़ सकता है, नायिका मरकर भी उससे मुक्त नहीं हो सकती है। इसलिए कवि ने यहाँ इस रूप में इसका उल्लेख किया है कि जियत खाए मुँह नहीं छारा, जीते हुए तो खा ही रहा है, मरते हुए भी वो उसे छोड़ नहीं सकेगा। कवि ने यहाँ ऐसा इसका उल्लेख किया है। जो बहुत पहले आपको बताया जा चुका था कि इसमें जो टेक है, टेक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोहा छंद का। जो ऊपर आप देख रहे थे उसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, 7 अर्धाली है और उसके बाद दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और लगभग इसी क्रमिकता में पूरा का पूरा पद्मावत रचा गया है। वियोग वर्णन का उल्लेख हो या कोई भी वर्णन हो, कवि ने इसी का प्रयोग किया है। टेक में लगभग सारे के सारे अर्थ एक साथ संयुक्त होकर के उद्घाटित हो जाता है और कवि ने इसका प्रयोग यहाँ किया है कि रकत ढुरा मांस गरा। मैंने पहले बताया कि इसमें फारसी के ऊहात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। भारतीय शैली ये नहीं है जहाँ पर नायिका का मरना, रक्त का बह जाना, हड्डियों का, शरीर की हड्डियों का संक हो जाना, इस तरह की परंपरा भारतीय साहित्य में नहीं दिखाई पड़ती है, वरन ये ऊहात्मक शैली फारसी से आया हुआ है। फारसी में इस तरह की वियोग की परंपरा रही है। कवि ने इसका प्रभाव यहाँ ग्रहण किया और इसी रूप से वियोग दशा का उल्लेख किया है। हम देख रहे हैं कि रकत ढुरा, शरीर में जितने रक्त थे, जो खून था वो ढर गया है, ढल गया मतलब निकल गया है। और मांस गरा, मांस गरा मतलब मांस गल चुका है। शरीर में जो मांस है, जिस मांस के कारण नायिका सुंदर दिखती है, वो गल चुका है। वियोग की इस दशा में मांस गल चुका है, रक्त ढल चुके हैं। और आगे वर्णन है कि हार भय सब शंख, हड्डियां जो है वो इस प्रकार से पोली हो गई है, उस प्रकार से ऐसा हो गया है कि वो शंख जैसा प्रतीत होता है। शंख जिसमें भीतर में मांस नहीं होता निकाल दिया जाता है और वो ऐसे ही खोखला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से नायिका की शारीरिक संरचना जो है वो उसी प्रकार से हो गई है, पूरी की पूरी हड्डियां शंख जैसा परिलक्षित हो रहा है। कवि ने यहाँ ऊहात्मक शैली का प्रयोग किया है। आगे कहा गया है कि धनी सारस होई ररी मुई। जिस प्रकार से सारस पक्षी अपने प्रियतम से अलग होने के बाद रोकर ही अपना प्राण दे देती, ठीक उसी प्रकार से नायिका नागमती अपने प्रियतम रत्नसेन के अभाव में रो करके ही मर जाना चाहती है। आगे वर्णन है, यहाँ धनी सारस में मूल रूप से एक अलंकार भी है। यह अलंकार उपमा अलंकार है कि सारस पक्षी से नायिका नागमती की तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है।
पद देखेंगे कि धनी सारस होई रर मुई पीयूष समेट ही पंख। जब प्रियतम लौट करके आएंगे तो वे केवल पंख को समेट पाएंगे, अर्थात हमारा जीवित रहना तो निश्चित नहीं है कि हम जिएंगे या नहीं जिएंगे। इस तरह से नायिका के बहाने कवि ने जो वियोग का वर्णन किया है बड़ा खूबसूरत है कि पूस का महीना है और इस महीने में किस प्रकार से दारुण दशा को भोग रही है, झेल रही है, अभिशप्त हो रही है। प्रियतम एक दूसरी स्त्री की प्राप्ति के लिए जा चुका है। यहाँ वियोग दशा अपने चरण तक इसलिए भी गया है कि नायिका को यह पता है कि प्रियतम परदेश पैसा कमाने नहीं गए, वरन वो जब लौटेंगे तो इसकी स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी कि एक और स्त्री की प्राप्ति वो करने गए हैं, उसे लेकर ही लौटने वाले हैं। इसीलिए दशा और भी अधिक दारुण, दुखदाई, कष्टकारक हो रहा है। बहरहाल ये जो पद है, इस पद में भाषा के तौर पर अवधि का प्रयोग किया गया है। जिस छंद को यहाँ प्रयुक्त किया गया वो छंद मूल रूप से चौपाई है। टेक में दोहा का प्रयोग किया गया है। हम बात रस की करें तो मूल रूप से इसमें जिस रस का प्रयोग है वो वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार का प्रयोग करके नायिका के वियोग को बहुत ही सुंदर तरीके से, या यूँ कहें कि फारसी की वाहात्मक शैली में दरअसल उसका वर्णन किया है। इसलिए बेहद खूबसूरत वियोग वर्णन है ये। पद संख्या 10 में आपने जाना पूस का प्रभाव जो नागमती पर पड़ता है। आप सारे लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यह सेवा आपके लिए हमेशा जारी रहेगी। अब यह सेवा कभी बंद होने वाली नहीं है, निरंतर चलती रहेगी। आप सबों के लिए हिंदी के नाम ये व्याख्यान हमेशा समर्पित रहेगा। तो फिर मिलेंगे।